हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से आज जुड़ गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मामा देव का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मामा देव का मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, अजमेर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद जिले के अंदर मामा देव का मंदिर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। जो मामा देव का मंदिर है उसे पहले कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे कुंभलगढ़ शिलालेख मिला है। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ शिलालेख मिला है। कुंभलगढ़ का शिलालेख मिला है और इस शिलालेख की वजह से इसे कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो कि 1460 में मिला है। यह शिलालेख कब मिला है? 1460 के अंदर में यह शिलालेख मिला है राजसमंद जिले में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर में मिला है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर में कुंभलगढ़ शिलालेख मिला है। और जिसे वर्तमान में अब क्या कहा जाने लगे है? मामा देव का मंदिर कहा जाने लगे है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। यह भी आपको ध्यान चाहिए। और इस शिलालेख की विशेषता क्या है वो भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। इस शिलालेख के अंदर हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमीर को विषम घाटी पंचानन किस शिलालेख में कहा गया है? तो आपको ध्यान चाहिए कुंभलगढ़ शिलालेख, जिसे कुंभ श्याम मंदिर में रखा हुआ था और जिसे वर्तमान में मामा देव का मंदिर कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लल्लू शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जाट शाही सिक्के, तमंचा शाही सिक्के, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लल्लू शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के, पाली के, जयपुर के या धौलपुर के? तो इसका सही आंसर होगा सोजत। सोजत जगह कहाँ पड़ती है? पाली में। तो सोजत पाली के लल्लू शाही सिक्के प्रसिद्ध हैं। और सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो लल्लू शाही सिक्के सोजत पाली के प्रसिद्ध है। जयपुर के झाड़ शाही सिक्के, धौलपुर के तमंचा शाही सिक्के, विजय शाही सिक्के जोधपुर के, गदिया सिक्के जोधपुर के। ये सारे सिक्के आपको ध्यान होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट हो चुका है और कई बार आता है ये क्वेश्चन। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता या बेराट सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह सभ्यता नीम का थाना क्षेत्र में विकसित हुई थी। नीम का नीम का थाना नीम का थाना जो सीकर के पास में पड़ता है, वहां पर यह विकसित हुई थी। उसके अलावा इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कांतली नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी यह सभ्यता। उसके साथ साथ में इस सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो आपको ध्यान रखिए, सर्वप्रथम इसकी खोज, गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 के आसपास में की गई थी। और यहाँ पे मछली पकड़ने का सबसे पहले कांटा मिला है, सबसे पुराना कांटा मिला है। तो इस वजह से इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तांबे के उपकरण भी मिले, कई उपकरण मिले हैं इसके साथ साथ। तो इसी वजह से इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल के नाम के लिए RC अग्रवाल भी आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। RC अग्रवाल आए चाहे रतन चंद्र अग्रवाल, नाम एक ही है। इसका सही होगा गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। जैसलमेर की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो के एग्जाम 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसलमेर की स्थापना कब की गई? 10वीं शताब्दी में की गई, 11वीं शताब्दी में की गई, 12वीं शताब्दी में की गई या 16वीं शताब्दी में की गई? तो इसका सही आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। जैसलमेर की स्थापना कब की गई? 12वीं शताब्दी में की गई। 12वीं शताब्दी से आप समझ सकते हैं कि 1100 का जो सन होगा उसमें होगा। अगर 11वीं शताब्दी होता तो 1000 से संबंधित कोई सन होता, 10वीं होता तो 900 से संबंधित होता है। इस शताब्दी में 100 साल का जो पीछे का गैप दिखाते हैं उसको दिखाते हैं। जैसे 12वीं शताब्दी का मतलब है
अगर इसकी स्थापना 1156 में की गई, वास्तविकता में देखें जैसलमेर की स्थापना 1156, और इसको बोलेंगे कौन सी, 11वीं होने के बावजूद, 1100 से होने के बावजूद भी इसे 12वीं शताब्दी बोलेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए। 1156 में, और शताब्दी पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए 12वीं शताब्दी में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो भाटी राजपूतों के द्वारा की गई। जैसलमेर की स्थापना भाटी राजपूतों के द्वारा, और कौन थे, जेसल सिंह भाटी, जेसल सिंह भाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और जैसलमेर के जो भाटी थे वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, मात्रकुंडिया मेला, घोटिया अम्बा मेला, सीताबाड़ी मेला या पुष्कर मेला। तो इसका सही आंसर होगा मात्रकुंडिया मेला, राशमी गांव चित्तौड़गढ़। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह मेला कब बढ़ता है, मात्रकुंडिया मेला कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान चाहिए वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। यह मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। उसके अलावा यह कौन सी नदी के मुहाने पर है, या फिर किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान चाहिए चंद्रभागा नदी के किनारे है, चंद्रभागा नदी के किनारे मात्रकुंडिया में, राशमी गांव में, और चित्तौड़गढ़ में। जिले कौन से पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। हैजा रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या पास्चुरेला। तो इसका सही आंसर होगा हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, किसी न किसी विटामिन का वैज्ञानिक नाम या फिर कमी से होने वाले रोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, थाइमीन या रेटिनॉल। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, ई का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल विटामिन ई का है। कैल्सीफेरोल किसका है, विटामिन डी का है। थाइमीन विटामिन B1 का है। और रेटिनॉल देखो, रेटिना इसमें आ रहा है, आंख से संबंधित होगा, तो आंखों के लिए विटामिन ए यूज होता है, तो इससे याद हो जाएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, B1 का है थाइमीन, कैल्सीफेरोल डी, और टोकोफेरोल विटामिन ई। अच्छे से याद कीजिएगा ये इन सब क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि की भांति कार्य करती है, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रंथियां कैसी होती है, या तो अंतःस्रावी होती है, या तो अंतःस्रावी मतलब रक्त के अंदर सीधा अपना स्राव मिलाती है हार्मोन्स के रूप में, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। या होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो कि नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव को स्रावित करती है, और बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। तो बताइए मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, जो दोनों भांति कार्य करेगी, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार से काम करेगी, उसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या अग्नाशय ग्रंथि है, या हाइपोथैलेमस है। तो इसका सही होगा अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाटिक ग्लैंड भी बोलते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस, एक तो अग्नाशय रस जो कि भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, तो वह उस हिसाब से तो ये बहिस्रावी की भांति कार्य करती है। और अंतःस्रावी के रूप में इसकी अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस के द्वीप में बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। और यह इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का कार्य करता है मानव शरीर के अंदर। तो मतलब मधुमेह के रोग से बचाने का काम कौन करेगा, बीटा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। ये सारे फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन की वजह से ही शरीर के अंदर अपना शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और अग्नाशय ग्रंथि बहिर्स्रावी के रूप में अग्नाशय रस को स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। इस वजह से अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये भी स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ मास्टर, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। सबसे पहले देखो मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे, उसका मास्टर होगा वो उसका होगा मास्टर ऑफ मास्टर। तो सबसे पहले आपको ध्यान चाहिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि,
जिसको पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि तो होती है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन का स्त्रवण करती है और कई हार्मोन्स के द्वारा स्त्रवण करके कई अंगों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है। इस वजह से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कर रही है, इस वजह से इसको मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि दोनों ही नाम आ सकते हैं। हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में कितने भाग पाए जाते हैं? 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग और 5 भाग। इसका सही आंसर होगा 3 भाग पाए जाते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग पाए जाते हैं। देखिए, वैसे तो मानव मस्तिष्क 2 गोलार्ध का बना होता है। इस प्रकार से 2 गोलार्ध जुड़ते हैं, एक तो राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और राइट और लेफ्ट। राइट का हो गया अपने सीधा और उल्टा, 2 प्रकार के गोलार्ध पाए जाते हैं। जैसे ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, तो ये 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। लेकिन इसके भाग पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए 3 भाग पाए जाते हैं। मतलब मानव मस्तिष्क को 3 भागों में पढ़ा जा सकता है। एक तो होगा अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो कि लॉजिकल चीजें, तार्किक चीजें करने का कार्य करता है। दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क जो कि क्या कार्य करेगा? जो कि स्मेल लेने का और देखने का कार्य करेगा, मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क जिसके द्वारा अपनी अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने नियंत्रण में नहीं होती है और प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे कांटे पे पैर लगने पर पैर का पीछे अपने आप आना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का अपने आप पीछे होना, ये सब पश्च मस्तिष्क के अंदर नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मुंह में लार का आना भोजन देखते ही, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क द्वारा होती है। मध्य मस्तिष्क बता चुका हूं, अग्र मस्तिष्क बता चुका हूं। ये 3 मुख्य रूप से इनमें भाग पाए जाते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।